तो आज की कहानी है टाइचिरो की, जो स्कूल नहीं जाता और पूरे दिन गेम खेलता है। और घर को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो 100 साल में केवल एक ही बार सफाई करता होगा। इसके अलावा वो अपने परिवार में किसी से बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो किसी से नफरत करता है तो वो उसके डैड हैं। लेकिन शुरू से ही टाइचिरो ऐसा नहीं था। तो बचपन में टाइचिरो बहुत ज्यादा होशियार था और इसकी वजह से उसके फादर उसे प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते थे, क्योंकि उसके फादर खुद भी एक प्रोग्रामर थे और काफी सारे गेम और ऐप डिजाइन करते थे। और टाइचिरो को भी इस काम में मजा आता था, तो वो दिल लगा के सीखता था। तो एक दिन उसकी बहन उसके लिए चाय लेकर के आती है, लेकिन उसकी बहन से गलती से कप गिर जाता है। अब वो कप गिरता तो कंप्यूटर के ऊपर नहीं है, लेकिन उसके फादर बहुत डांटते हैं टाइचिरो की बहन को। और उसके बाद टाइचिरो की बहन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद टाइचिरो बताता है कि आप चिंता मत करिए और ज्यादा गुस्सा मत करिए, क्योंकि चाय कंप्यूटर के ऊपर नहीं गिरी थी, इसलिए कोई भी प्रोग्राम खराब नहीं हुआ। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद टाइचिरो के डैड को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन अपने बुक भूल गई है स्कूल के अंदर। और यहाँ पे टाइचिरो की बहन बहुत छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके डैड उसको बोलते हैं कि स्कूल जाकर के बुक्स को लेकर के आओ। टाइचिरो की बहन बहुत छोटी थी, तो वो डरने लगती है, क्योंकि इतनी रात में वो अकेले कैसे जाएगी। लेकिन अपने फादर के डर की वजह से उसको जाना पड़ता है। और उस दिन के बाद से वो कभी घर लौट के नहीं आती। और जब काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी बहन के काफी सारे छोटे टुकड़े एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखे गए हैं। और इस हादसे के बाद से टाइचिरो अपने फादर से बात करना बंद कर देता है और प्रोग्रामिंग करना भी बंद कर देता है। इसके बाद वो स्कूल जाना बंद कर देता है और बस पूरे दिन केवल एक गेम खेलता है। इस गेम का नाम होता है प्लैनेट गेम। और वो अपने परिवार में अब किसी से बात नहीं करता और बस पूरे दिन कमरे में बंद रहता है। तो आज फिर से टाइचिरो गेम खेलने वाला है और वो गेम की दुनिया में पहुंच जाता है। अब इधर पे हम गेम में देखते हैं कि एक ड्रैगन का पीछा किया जा रहा है कुछ पायरेट्स के द्वारा। न केवल उनके द्वारा बल्कि दो और प्लेयर भी हैं जो उस ड्रैगन का पीछा कर रहे हैं। ये दोनों प्लेयर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इस ड्रैगन को कैसे भी करके आज मारना होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसकी सारी पावर हमें मिल जाएगी और हमारे पास काफी सारे हथियार भी आ जाएंगे, जिसके बाद गेम में हमारी रैंक भी बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों को इस बात का डर था कि वहाँ पे कोई प्रो प्लेयर आ न जाए और इस ड्रैगन को हमसे चुरा न ले, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस ड्रैगन को मारना होगा। लेकिन तभी गाड़ी चला रहा बंदा बोलता है कि ध्यान से देखो, आगे इकबाना फैमिली रहती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये फैमिली कुछ और नहीं बल्कि एक प्रो प्लेयर्स का एक ग्रुप है जो वहाँ पे रहती है, और इसलिए उसका साथी लगातार मना कर रहा होता है कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा साथी बोलता है कि नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमने ड्रैगन को इतनी मुश्किल से ढूंढा है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो ड्रैगन इस फैमिली के घर के पास पहुँच जाता है, और जैसे ही वो वहाँ जाकर के दहाड़ता है, तुरंत उस घर के अंदर से एक प्लेयर बाहर निकलता है। इस प्लेयर का नाम होता है इची, और ये इची कोई और नहीं बल्कि रियल लाइफ का टाइचिरो है। फिर टाइचिरो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस ड्रैगन को मार गिराता है, और उस ड्रैगन के अंदर से जितनी भी चीजें उसको मिलती हैं वो अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों प्लेयर उसको बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस ड्रैगन का हम पीछा कब से कर रहे थे, तो आधा सामान हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो उनको धमकाता है और बोलने लगता है कि देखो, अगर तुम उसका पीछा कब से कर रहे थे तो तुम्हें उस ड्रैगन को मार देना चाहिए था, और अगर तुम उस ड्रैगन को नहीं मार पाए इसका मतलब तुम कमजोर हो। और अगर तुमने कोशिश की मुझसे लड़ने की या फिर जबरदस्ती इस चीज को पाने की, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा रैंक गिर जाएगा और तुम्हें फिर से स्टार्ट करना होगा। इन बातों को सुनते ही वो दोनों प्लेयर डर जाते हैं। लेकिन तभी टाइचिरो बोलने लगता है कि देखो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे बॉस से बात कर लो, अगर वो तुम्हें अलाउ करते हैं सामान ले जाने के लिए तो मैं तुम्हें सामान दे दूंगा। दोनों ही प्लेयर डरते हुए घर के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि घर बाहर से बहुत डरावना लग रहा होता है। लेकिन अंदर जाते हुए देखते हैं कि घर का माहौल बहुत ही अलग है, यानी कि घर जितना बाहर से डरावना लग रहा है उतना है नहीं। और वो लोग सबसे पहले मिलते हैं मे से, जो कि इस घर में एक मदर का रोल निभा रही होती है। अब मदर का रोल निभाने से मेरा मतलब ये है कि इनके लिए खाना बनाना, इनके कपड़े धोना और बाकी घर का सारा काम यही करती है। फिर ये दोनों मिलते हैं दूसरे कैरेक्टर से जिसका नाम होता है ए। फिर ये प्लेयर बताता है कि जब मैं अपने कैरेक्टर का नाम रख रहा था तब मुझे नींद आ गया और गलती से मेरे हाथ से केवल ए ही दब गया, इसके बाद से मेरे प्लेयर का नाम है बस ए। फिर इसके बाद मे इन दोनों प्लेयर को हील कर देती है और बोलती है कि तुम लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। तभी वहाँ पे सीरो आ जाता है, जो कि इस पूरी फैमिली का एक तरह से बॉस है और इनके फैमिली के लिए एक फादर फिगर की तरह काम करता है। यहाँ पे टाइचिरो बताता है सीरो को कि मैंने उस रेड ड्रैगन को मारा है, लेकिन उसका सामान इन दोनों को भी चाहिए। तभी यहाँ पे सीरो बोलता है कि तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुराने प्लेयर्स नए प्लेयर्स के साथ ऐसा करेंगे और उनके सारे सामान अपने पास रख लेंगे तो नए प्लेयर्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो कि गलत है। और इतना बोलने के बाद टाइचिरो अपना सारा सामान दे देता है यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स को। इसके बाद ये दोनों प्लेयर सीरो को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि हम फिर मिलेंगे, जिसके बाद सीरो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है टाउन में। लेकिन इन सभी चीजों से टाइचिरो खुश नहीं था। तब यहाँ पे सीरो उसको मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम ये देखो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इतने पावरफुल तो तुम हो गए हो कि तुमने उस ड्रैगन को केवल एक ही बार में खत्म कर दिया। तभी टाइचिरो थोड़ी देर के लिए गेम से बाहर आ जाता है। उसको लग जाती है भूख और वो जब किचन में जा रहा होता है तब वो अपने भाई से टकराता है। उसके भाई का नाम होता है आसुमो।
लेकिन वो अपने भाई से कुछ बोलता नहीं बल्कि वहाँ से चला जाता है। किचन में जब वो आता है तब वहाँ पे उसके डैड होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। उसके डैड उसको ऑफर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ताइचिरो उनसे बात नहीं करता। फिर वो ताइचिरो को बोलते हैं कि ये बल्ब खराब हो गया है, क्या तुम इसको ठीक कर दोगे? तब ताइचिरो उनसे बात नहीं करता। तब वो खुद से उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनकी कमर में दर्द है और वो बूढ़े हो गए तो वो ऐसा कर नहीं पाते। तब ताइचिरो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और बोलने लगता है कि मैं ये काम कर दूंगा क्योंकि आप अब बूढ़े हो गए हो। अब ये बात सुनते उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे ताइचिरो पे चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ताइचिरो फिर से वहाँ से भाग करके अपने रूम में आ जाता है और गेम खेलने लगता है। फिर गेम में वो मिलता है मे से और मे यहाँ पे गार्डनिंग कर रही होती है। तब ताइचिरो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डंजन में चलोगी मेरी हीलर बन के? तब यहाँ पे मे मना कर देती है और बोलती है कि दिन भर तुम्हें बस लड़ाई में मजा आता है, तुम यहाँ पे बैठो और गार्डनिंग करो। फिर ताइचिरो पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले कोई और गेम खेला है? यहाँ पे मे बताती है कि नहीं, मैंने ये पहली बार खेला है गेम और इससे पहले मैंने कोई भी गेम नहीं खेला, लेकिन मुझे इस गेम में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि तुम सभी लोग मेरे फैमिली की तरह हो। तभी वहाँ पे ए आता है और ताइचिरो और मे को अंदर बुलाता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके लिए एक लेटर भेजा गया है पायरेट्स के द्वारा, जिसमें कि उन्हें चैलेंज किया गया है फाइट के लिए। ताइचिरो तो ये सुन के तैयार हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन मे मना कर देती है और बोलती है कि हमें सीरो का वेट करना चाहिए और पहले उससे पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे सीरो अभी आ नहीं पाएगा क्योंकि सीरो ऑफलाइन है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और ये बात सुनते ही ताइचिरो फिक्र में आ जाता है सीरो के लिए। वो लगातार पूछने लगता है मे से कि क्या हुआ उसको। तब मैं उसको शांत करती है और बताने लगती है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस उसको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ा। तभी उनके घर पे एक धमाका होता है। जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो एक पायरेट शिप ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन इस हमले में मे का जो गार्डन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पे ताइचिरो को गुस्सा तब आता है जब वो मे को देखता है, क्योंकि मे ने बहुत प्यार से इस गार्डन को बनाया था और उसकी आंखों के सामने ये गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया। तभी ताइचिरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मे अभी भी अपने गार्डन को लेकर के फिक्र कर रही थी और लगातार रो रही थी। तब ताइचिरो सोचने लगता है कि काश वो सीरो से रियल लाइफ में मिल पाता और उसको पता होता वो कौन से हॉस्पिटल में है तो जा करके उससे मिल सकता था। लेकिन किसी भी प्लेयर के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है और ये बात मे और ए अच्छे से जानते थे, इसलिए वो जाकर के ताइचिरो को समझाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा हम चलते हैं डंजन में। तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें डंजन में जाना है, तो चलो हम मिलकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ए बताता है कि मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाने वाला हूँ। और जैसे यहाँ पे ए ऑफलाइन चला जाता है तुरंत ताइचिरो के डोर पे कोई नॉक करता है। ताइचिरो थोड़ा सा डर जाता है कि कौन हो सकता है। तभी उसका भाई आसुमा उसको बोलने लगता है कि चलो हॉस्पिटल चलना है क्योंकि फादर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब यहाँ पे ताइचिरो जाना तो चाहता था लेकिन अपने फादर से नफरत करता है, इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है। फिर आसुमा अकेले ही चला जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। वो अपने फादर को बताता है कि मुझे एग्जाम के लिए जाना होगा, लेकिन यहाँ पे उसके फादर उस पर ध्यान नहीं देते, वो लगातार केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्लैनेट गेम के अंदर कुछ बड़े से लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं कि हमें पायरेट्स को इस गेम से हटा देना चाहिए। अब इसके बाद हम पायरेट की एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पे नगाटो अपने ही 2 मेंबर्स को लगातार पीट रहा होता है और उनको डांट रहा होता है कि तुमने इकाबाने फैमिली पे अचानक से हमला क्यों कर दिया, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और अगर तुम्हें उस पर हमला करना ही था तो सबसे पहले तुम्हें वेट करना चाहिए था कि तुम्हारे लेटर को एक्सेप्ट कर ले। अगर वो तुम्हारे लेटर को एक्सेप्ट कर लेता तो तुम उस पर हमला कर सकते थे, लेकिन बिना एक्सेप्ट किए अगर तुम उस पर हमला करते हो तो ये रूल्स के खिलाफ है। तभी सीगीटेरा वहाँ पे आता है और वो नगाटो को शांत करता है। तब वहाँ पे पीको भी आ जाती है और देखा जाए तो पीको इस पूरे पायरेट फैमिली की कैप्टन है और आप इसको लीडर भी बोल सकते हैं। और वो फिर समझाती है कि इन दोनों को छोड़ दो, जाने दो इन लोगों को, इन लोगों ने वैसे भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, वैसे भी हमें इकाबाने फैमिली को कैसे भी करके हराना है। तभी सीगीटेरा बताता है कि हमारा मेन फोकस अभी ब्लैक बर्ड पे होना चाहिए। अगर हमने ब्लैक बर्ड को जीत लिया और कैसे भी करके उसे पकड़ लिया तो हमें $300 मिलियन मिलेंगे, जिसके बाद हम गेम में सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में फिर से देखते हैं ताइचिरो को, जो कि अपने गेमिंग गॉगल्स को लगा करके सो रहा होता है। तब उसका भाई नॉक करके उसको उठाता है और बताने लगता है कि हमारे फादर अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे, उनको हार्निया नाम की बीमारी हुई है। लेकिन यहाँ पे ताइचिरो ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप अपना गेम खेलने लगता है। फिर गेम में वापस आ जाने के बाद वो देखता है कि सीरो वहाँ पे वापस आ चुका है, तो उसे देख करके वो खुश हो जाता है। लेकिन अब उनके लिए एक और वार्निंग लेटर आ जाता है वॉर के लिए, जो कि पायरेट्स के द्वारा भेजा गया था। यहाँ पे ताइचिरो बहुत खुश होता है क्योंकि वो लड़ना चाहता था पायरेट से, लेकिन तभी ए बताता है कि पायरेट्स पूरी 3000 सोल्जर को लेकर के उनसे लड़ने आ रहे हैं। और ये बात सुनते ही ताइचिरो भी डर जाता है, इसलिए वो सीरो को बोलता है कि अब तुम्हें ही मामला संभालना होगा। फिर सीरो ताइचिरो के साथ और ए के साथ मिल करके उनके हाइड आउट पे चला जाता है। वहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स को देख लेने के बाद ताइचिरो बोलता है कि क्या हमें अंदर जाना जरूरी है। तब सीरो उसको बोलता है कि तुम चाहो तो ऑफलाइन चले जा सकते हो,
लेकिन यहाँ पे टाइचिरो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन जब पायरेट्स के कैप्टन से मिलने की बात आती है तब यहाँ पे टाइचिरो मना कर देता है और बोलता है कि मैं बाहर ही रुकूंगा, तब तक तुम दोनों जाओ और बात करके आ जाओ। अब यहाँ पे सीरो जब पीको से मिलता है और उसको बोलता है कि इस वॉर को रोक दो, तो पीको उसको बोलती है कि मैं इस वॉर को रोक दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। सीरो बताता है कि ठीक है, हम तुम्हें हमारे एरिया के सबसे 2 फेमस डंजन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे पीको को ब्लैक बर्ड चाहिए था, इसलिए सीरो को बोलती है कि मुझे ब्लैक बर्ड ला करके दे दो। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो को भी ब्लैक बर्ड चाहिए था और सीरो और ए को ये बात पता होती है, इसलिए वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। और फिर ए उसको बताता है कि हमारे लिए भी ब्लैक बर्ड बहुत जरूरी है, इसलिए उसको छोड़ के तुम कुछ और मांग लो। पीको बोलती है कि ठीक है, अगर इसके बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे टाइचिरो को ला करके दे दो। अब यहाँ पे ए बोलता है कि ठीक है, हम इसके बदले में तुम्हें टाइचिरो दे सकते हैं। लेकिन टाइचिरो फिर गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और बोलता है कि अगर मुझे इसके लिए काम करना पड़े तो मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा। फिर पीको सीरो को बोलती है कि अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। तब यहाँ पे सीरो अपने बहुत ही पावरफुल पंच का इस्तेमाल करता है और उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि टाइचिरो हमारे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम टाइचिरो का सौदा नहीं करने वाले। और इतना बोल करके वो वहाँ से जब जाने लगता है तब पीको बोलती है टाइचिरो से कि क्या तुमने वो सारी बातें भुला दी हैं। और ये बात सुनते ही टाइचिरो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तो होता ही है कि टाइचिरो जब बहुत पहले इस गेम में नया नया आया था तब उसने पीको के साथ एक टीम बनाई थी और टीम बनाने के बाद वो काफी सारी वॉर को जीत गया था। और तब उसने पीको से एक बात बोली थी कि मैं इस पूरे गेम को जीतना चाहता हूँ। और ये बात पता चलती ए यहाँ पे टाइचिरो को चिढ़ाने लगता है। तब सीरो पूछता है पीको से कि एक बात बताओ, जब टाइचिरो तुम्हारे साथ था तो क्या कभी वो मुस्कुराता था? तो पीको कुछ भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि टाइचिरो हमेशा उसके साथ केवल सीरियस रहता था। और यहाँ पे सीरो बोलता है कि टाइचिरो लेकिन हमारे साथ मुस्कुराता है, इसका मतलब वो हमारे साथ खुश है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम टाइचिरो को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें हम पे हमला करना है तो तुम आ सकते हो अपने सोल्जर्स के साथ, हम तुम्हारा डट के सामना करेंगे। और फिर सीरो के वहाँ से चले जाने के बाद पीको फिर सिगिटेरा से बोलती है कि अब हमें इन पे हमला करना होगा। अब यहाँ पे सीरो जब अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उनके पास काफी सारे वार्निंग लेटर्स आए हुए हैं वॉर के। लेकिन यहाँ पे सीरो भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि 3000 सोल्जर से लड़ना कोई आम बात नहीं है। और यहाँ पे फिर मे बोलती है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम क्यों ना एक कवच बना दे अपने घर के आसपास। तब यहाँ पे ए बताता है कि हम ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ से ये काम मुमकिन नहीं है। तब यहाँ पे टाइचिरो और ए एक डिवाइस को लेकर के चले जाते हैं पहाड़ पे लगाने के लिए। इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देने के बाद उनके घर के आसपास एक बैरियर बन जाएगा। तब यहाँ पे ए रास्ते में बताता है टाइचिरो को कि हमें इस गेम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम इस गेम को कब तक खेल पाएंगे। तब यहाँ पे टाइचिरो ए से बोलता है कि तुम्हें इस गेम को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि तुम इस गेम को कभी सीरियसली नहीं लेते हो, जिसकी वजह से तुम फैमिली में सबसे ज्यादा कमजोर हो। और इतना बोल लेने के बाद वो ऑफलाइन चला जाता है। अब यहाँ पे टाइचिरो को लगी होती है भूख, तो वो किचन में जाता है, फ्रिज में देखता है लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता। तब यहाँ पे उसका भाई आसुमो भी वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। खाना बनाते समय आसुमो उससे पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन यहाँ पे टाइचिरो उसको कोई जवाब नहीं देता। जब वो खाना उसके सामने रख देता है फिर उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है क्योंकि तुम पूरे दिन केवल रूम के अंदर बंद रहते हो और केवल एक गेम खेलते रहते हो। इससे अच्छा तुम बाहरी दुनिया से थोड़ा जुड़ो और जाकर के कुछ काम करो, जिसके बाद तुम पैसे भी कमा पाओगे। लेकिन इतना बोलते ही टाइचिरो गुस्से में आ जाता है और वो खाने को वहीं पे आधा छोड़ करके चला जाता है गेम खेलने के लिए। जब वो गेम में वापस आता है तो वो देखता है कि ए भी वहीं पे खड़ा है क्योंकि ए भी थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला गया था। तभी उन्हें आवाज आती है काफी सारे धमाकों की और वो लोग समझ जाते हैं कि पायरेट्स ने उनके घर पे हमला कर दिया है। अब यहाँ पे सीरो और मैं अकेले लड़ रहे होते हैं पायरेट्स की पूरी शिप से। और यहाँ पे सीरो की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अकेले ही पायरेट्स की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ पे जब टाइचिरो और ए आते हैं तो मे उनको बताती है कि अकेले सीरो ने काफी सारे पायरेट्स की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहाँ पे सीरो बोलता है कि हमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अभी काफी सारे पायरेट्स के ग्रुप ऐसे आएंगे जो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अभी के लिए तुम इनसे मिलो। इसका नाम है लियो, जिसके चेहरे पे नंबर बना हुआ है। इसने हमारी मदद की थी इन पायरेट्स ग्रुप को हराने के लिए और ये लोग ग्रेनाडा ग्रुप से हैं। अब एक्चुअली में होता ही है कि ये लोग इनके पास आए होते हैं ताकि इन्हें पायरेट से सावधान कर सके और इन्हें पायरेट्स के हमले से बचा सके। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो को इन पे शक होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग भी हमारे ब्लैक बर्ड के पीछे हैं, इसलिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमें इस बात का पता चलता है कि ब्लैक बर्ड एक बहुत ही रेयर बर्ड है जो किसी भी डंजन में हो सकता है। और इस ब्लैक बर्ड को अगर किसी भी ग्रुप ने ढूंढ निकाला तो उसको उसकी कीमत रियल लाइफ में भी दी जाएगी। और यही कारण है कि हर एक ग्रुप को ब्लैक बर्ड चाहिए। तब यहाँ पे टाइचिरो को शक होने लगता है लियो के ऊपर। तो लियो बताता है कि हम पे शक मत करो क्योंकि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही तो हमें ब्लैक बर्ड से मतलब है। इकाबाने फैमिली हमारे शुरू से मदद करते हुए आई है। जब भी उन्हें कोई ड्रैगन मिला है तो उस ड्रैगन को मार देने के बाद उनको जो सामान मिला है वो उन्होंने हमें भी दिया है, इसलिए उसी के बदले हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो को अभी भी उनपे शक होता है। तब सीरो बोलता है कि उनपे शक करना छोड़ दो क्योंकि वो लोग शुरू से हमारी मदद कर रहे हैं और काफी समय से मदद करते हुए आ रहे हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। फिर इसके बाद सीरो एक बहुत बड़ा सा बैरियर एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि हम इस बैरियर के अंदर केवल 2 महीने तक ही
छुप सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये बैरियर कमजोर हो जाएगा और हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मैं बोलती है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द ब्लैक बर्ड को ढूंढना चाहिए। तब यहाँ पे ए बोलता है टाइचिरो से कि अगर तुम्हें ब्लैक बर्ड मिल जाएगा तो तुम इतने पैसों का क्या करोगे। टाइचिरो बोलता है कि फिर मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा और पूरे दिन गेम खेलूंगा। फिर यहाँ पे वो दोनों पूछते हैं सीरो से कि क्या तुम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। तब सीरो बताता है कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी वो ब्लैक बर्ड चाहिए ताकि मेरे पास भी खूब सारा पैसा आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं बोलती है कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे बस चाहिए कि ये मेरी गेम की फैमिली एक साथ रहे। और ये लोग जब अपने घर पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इधर पे हम लियो को देखते हैं जो जाके पीको से सीधा बात कर रहा होता है और उसको बोलता है कि एकाबाने फैमिली पे हमला करना बंद कर दो, नहीं तो तुमने अगर लगातार उन पे हमला किया तो हमें भी एक्शन लेना होगा। पीको बोलती है कि पहली बात तो किसी के ऊपर हमला करना रूल के खिलाफ नहीं है, ऊपर से हमने उनको वार्निंग लेटर दे रखा है, उन लोगों ने खुद ही इस वॉर को एक्सेप्ट किया है। और इतना बोलने के बाद वो लियो का गला काट के वहाँ से चली जाती है। लेकिन लियो अभी मरा नहीं होता और वो अपने साथी से बोल रहा होता है कि सब चीज उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहाँ पे टाइचिरो की नजर जाती है एक ब्लैक फेदर पे और यहाँ पे केवल उसकी नहीं बल्कि बाकी सभी मेंबर्स की नजर जाती है ब्लैक फेदर पे, जो कि सब लोग मिल करके एक टर्नेडो क्रिएट कर रहे होते हैं और वो इतना बड़ा होता है कि उसको देख करके सब डर जाते हैं। सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये ब्लैक बर्ड की पावर है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि ब्लैक बर्ड अचानक से उनके सामने कैसे आ गया। अब यहाँ पे सभी फेदर मिल करके एक ड्रैगन का शेप ले लेते हैं, उसी ड्रैगन का शेप ले लेते हैं जिस ड्रैगन को टाइचिरो ने खत्म किया था। अब यहाँ पे इन लोगों के पास एक मौका है ब्लैक बर्ड को खत्म करने का, इसलिए लोग अपना आर्मर सबसे पहले पहनते हैं और चले जाते हैं उससे लड़ने के लिए। यहाँ पे टाइचिरो हमला तो करता है लेकिन उसके हमले का कोई असर नहीं होता। तो सीरो फिर टाइचिरो से बोलता है कि हमें एक साथ हमला करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से हमला करता हूँ और तुम नीचे से हमला करो। और इसके बाद सीरो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन इसका भी उस ड्रैगन को कोई असर नहीं होता। तभी मैं बोलती है कि पायरेट्स भी हम पे हमला करने के लिए आ गए हैं, वो देखो वो लोग हम पे हमला करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी पायरेट्स उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे सीरो बोलता है कि उनके ऊपर से ध्यान हटा दो क्योंकि अभी हमें इस ड्रैगन को हराना है। लेकिन तभी ड्रैगन मे और ए के ऊपर हमला करने वाला होता है। तब यहाँ पे सीरो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले मे को बचाएगा क्योंकि मे एक हीलर है। लेकिन यहाँ पे ए मे को धक्का दे देता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और ड्रैगन ए के ऊपर पांव रख देता है और उसको एलिमिनेट कर देता है। अब यहाँ पे आसुमा एक्चुअली में खेल रहा होता है ए को, और इसका मतलब वही है जो अपने भाई के साथ गेम भी खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे आसुमो के गॉगल्स अचानक से उतर जाते हैं और उसके सिर से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसकी जो आवाज होती है वो टाइचिरो को भी आती है, लेकिन टाइचिरो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी वो गेम में बिजी है। अब गेम के अंदर सीरो बहुत ज्यादा डर जाता है जब वो देखता है कि ड्रैगन के अलग से फेदर निकल के आ गए हैं। तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर यहाँ पे टाइचिरो और मे से बोलता है कि तुम दोनों अभी के अभी गेम को लॉग आउट कर दो। वो दोनों ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीरो लगातार उनको फोर्स कर रहा होता है लॉग आउट करने के लिए, जिसके बाद दोनों लॉग आउट करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ से फिर सीन चेंज होता है टाइचिरो के फादर पे और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में सीरो कोई और नहीं बल्कि टाइचिरो के फादर ही हैं जो कि उस गेम में खेल रहे हैं सीरो बन के। वो सबसे पहले तो एक एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरे घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता है कि आसुमा बेहोश हो गया होगा एलिमिनेट होने की वजह से। और इसके बाद वो अपने किसी साथी से बात करते हुए बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है, हमें हमारे प्लान को एक्टिवेट करना होगा। और वो लोग इस प्लान का नाम रखते हैं गुड नाइट वर्ल्ड। यहाँ दूसरी तरफ टाइचिरो लगातार सोच रहा होता है कि उसे गेम के अंदर वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके भाई के रूम से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो अपने भाई को लगातार आवाज दे रहा होता है रूम के बाहर खड़ा होके, लेकिन उसका भाई कोई जवाब नहीं देता और ना ही डोर खोलता है। फिर वो चुपके से देखने की कोशिश करता है कि आसुमो क्या कर रहा है, तो देखता है कि आसुमो फ्लोर के ऊपर बेहोश है। वो जब आसुमो की मदद करने जाता है तो उसका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है, जहाँ पे वो देख लेता है कि एक्चुअली में आसुमो ही था जो ए बन करके खेल रहा है। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और वहाँ पे आसुमो को लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल में। तब रास्ते में यहाँ पे टाइचिरो उसको बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अब हॉस्पिटल में यहाँ पे आ जाने के बाद टाइचिरो लगातार आसुमो से पूछने लगता है क्या तुम प्लैनेट गेम खेलते हो। फिर आसुमो बताता है कि हाँ मैं प्लैनेट गेम खेलता हूँ, लेकिन बस अपने एक दोस्त के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो रियल जिंदगी में कुछ करे और इस गेम से थोड़ा बाहर निकले। अब यहाँ पे उसका मतलब किसी और से नहीं बल्कि टाइचिरो के कैरेक्टर इची से है। और इतना सुनते ही टाइचिरो रोने लगता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं बताना चाहता था कि जिस कैरेक्टर को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो रियल जिंदगी में मैं खुद हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ टाइचिरो के फादर लगातार हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे जाने दो। यहाँ पे नर्स उनको रिक्वेस्ट भी करती है कि आप वापस रुक जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अब यहाँ पे आसुमो से उसका डॉक्टर पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब आसुमो बताता है कि मेरे कमर में दर्द है। तो यहाँ पे डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ था। तो आसुमो बोलने लगता है कि मेरे गेमिंग गॉगल से मुझे अचानक से शॉक लगा। लेकिन ये बात सुनते ही डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि अगर उसे शॉक लगा तो उसे कमर में दर्द कैसे हो गया। अब यहाँ पे टाइचिरो सोच रहा होता है कि वो अपने भाई को कैसे बताएगा कि जिस प्लेयर के साथ वो खेल रहा है और जिसको वो अपना दोस्त समझता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। फिर वो वापस से गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसको एक पासवर्ड चाहिए था और वो समझ जाता है कि किसी ने उसके गेम को हैक करने की कोशिश की है। वो लगातार सोचने लगता है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, लेकिन पासवर्ड हर बार रॉन्ग आ रहा था।
फिर वो उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसके फादर उसको प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे और उसके फादर ने उसको बताया था कि जब भी कोई प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करता है। फिर टाइचिरो उस गेम के अंदर एंटर कर जाता है इस पासवर्ड को डालने के बाद और वो सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज कर देता है। फिर इसके बाद हमें एक छोटी सी मेमोरी दिखाई जाती है टाइचिरो की माँ की और हमें एक बात पता चलती है कि जब टाइचिरो की बहन इस दुनिया में नहीं रही तब टाइचिरो की माँ ने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। वो हमेशा चुपचाप रहती और किसी से कोई बात नहीं करती और फिर एक दिन वो घर छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे टाइचिरो क्योंकि छोटा था तो वो तो ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन उसके फादर ने भी कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ गेम के अंदर लगातार पायरेट्स इस सील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते लेकिन इस बैरियर को तोड़ नहीं पाते क्योंकि इस बैरियर को खुद सीरो ने अपनी पावर से बनाया था। तो यहाँ पे पीको बोलने लगती है कि हमें इस बैरियर को किसी तरीके से तोड़ना होगा ताकि मैं टाइचिरो को अपना बना सकूं। तब यहाँ पे सीका बताता है कि पर मुझे टाइचिरो से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ब्लैक बर्ड चाहिए। तो यहाँ पे पीको उसको बोलती है कि ठीक है तुम मुझे टाइचिरो को ला करके दे दो और फिर अगर ब्लैक बर्ड हमें मिलता है तो तुम उसे रख सकते हो। और यहाँ पे सीका मान जाता है और फिर इन दोनों की जब डील कंफर्म हो जाती है तब ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं जहाँ पे पीको अपनी सारी पावर और कैप्टनसी दे देती है यहाँ पे सीका को। तभी वहाँ पे एक और शिप आती है जो कि लियो और साकुमाडा की होती है। तब साकुमाडा बताता है यहाँ पे सीका को कि हमारे पास एक ऐसा बम है जिससे कि हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये बात सुनती पीको गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इस बैरियर को आराम से तोड़ सकती हूँ। जिसके बाद पीको सही में उस बैरियर को केवल अपने एक ही हमले से तोड़ देती है और नीचे आते ही उसको टाइचिरो मिलता है। यहाँ पे वो टाइचिरो से लड़ती है ताकि वो उसको पायरेट ग्रुप ज्वाइन करवा सके। टाइचिरो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन टाइचिरो जब पीको से लड़ रहा होता है तो वो एक चीज देखता है कि पीको पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी टाइचिरो यहाँ पे पीको को हरा देता है। हारने के बाद पीको रोने लगती है और टाइचिरो को बोलती है कि भले ही तुम्हें इकाबाना फैमिली के साथ रहना है तो तुम रहो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम रियल लाइफ में तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। अब यहाँ पे टाइचिरो उसको मना कर देता है। अब ऐसी बात नहीं कि टाइचिरो को उससे मिलने का मन नहीं है, उसको मिलने का मन तो है, लेकिन वो अपने घर को छोड़ के काफी दूर तक कभी नहीं गया है और उसको इसी बात का डर है कि अगर वो उससे मिलेगा तो उसको क्या बोलेगा। फिर यहाँ पे टाइचिरो पीको को एक ऑफर देता है कि तुम इकाबाना फैमिली को ज्वाइन कर लो, लेकिन पीको इसके लिए मना कर देती है क्योंकि पीको को एक बात पता है कि अगर उसने इकाबाना फैमिली को ज्वाइन किया तो उसकी जो पोजीशन होगी वहाँ पे टाइचिरो की बहन की होगी और वो ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सीगा को जो कि लियो के साथ मिल करके यहाँ पे धोखा देता है पीको को और उन सभी लोगों को निकाल देता है जो कि पीको के वफादार थे और यहाँ पे पीको को भी ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जब पीको ऊपर आकर के उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो यहाँ पे सीगा बताता है कि सिंपल बात है, मुझे बस उस ब्लैक बर्ड से मतलब है, तुम जाकर के अपने टाइचिरो को ढूंढो लेकिन मुझे ब्लैक बर्ड चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर यहाँ पे टाइचिरो सीगा को समझाने लगता है कि तुम्हें अगर ब्लैक बर्ड चाहिए तो सही तरीके से ढूंढो, बल्कि अपने ही किसी ग्रुप के मेंबर को निकाल देने से तुम्हें ब्लैक बर्ड नहीं मिल जाएगा। लेकिन सीगा उसकी कोई बात नहीं सुनता। तब यहाँ पे टाइचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर यहाँ पे टाइचिरो पीको को बोलता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने उस समय तुम्हारा साथ नहीं दिया था, अगर उस समय मैंने तुम्हें अपने साथ रखा होता तो तुम ऐसे किसी आदमी को अपने साथ नहीं रखती। और यहाँ पे क्योंकि अब पीको किसी भी ग्रुप में नहीं है तो टाइचिरो डिसाइड करता है कि वो पीको के साथ मिल करके एक नया ग्रुप बनाएगा और यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार होता है सीगा से। तभी सबके सामने सीगा आ जाता है और सीगा के पास एक आर्मर होता है जो स्पेशल आर्मर होता है। वो आर्मर केवल उन्हीं को दिया जाता है जो कि पायरेट्स के कैप्टन होते हैं। और यहाँ पे सीगा के पास क्योंकि अब वो आर्मर आ चुका है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि उसके पास 3000 पायरेट जितनी पावर है। तभी टाइचिरो अपने काफी सारे स्वॉर्ड्स के साथ एक बार में हमला करता है सीगा के ऊपर, लेकिन सीगा को उससे कुछ नहीं होता बल्कि वो उसके सारे स्वॉर्ड्स को एक बार में डॉज कर लेता है। और अब बारी आती है सीगा की और जब सीगा उसके ऊपर हमला करता है तो सीगा का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उसका हमला भी बहुत जोरदार होता है। वो उतना ज्यादा जोरदार होता है कि यहाँ पे टाइचिरो का एक हाथ कट जाता है, लेकिन हाथ कट जाने के बावजूद भी टाइचिरो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपने स्वॉर्ड को उठाता है और यहाँ पे सीगा के हर एक शैडो के ऊपर रख देता है, जिसके बाद सीगा हिल नहीं पाता। फिर वो लियो से मदद भी मांगता है लेकिन लियो मदद करने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पे सीरो आ गया तो मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ एक बहाना होता है ताकि वो सीगा की मदद ना करे। अब यहाँ पे पीको टाइचिरो को बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी शिप डिस्ट्रॉय होने वाला है और तुमने सीगा को अभी के लिए रोक के रखा है, जब तक वो वहाँ से आजाद नहीं होता तब तक हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन टाइचिरो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि जब तक मैं सीगा को नहीं हराऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे फिर पीको उसको बोलती है कि पर ये गेम है, इस गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, इसको तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। लेकिन टाइचिरो फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं यहाँ पे सीगा को हरा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पीको थोड़ी सी उदास होती है लेकिन बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें सीगा को हराना है तो उसका एक तरीका है, तुम्हें बस इसके फ्लैग को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि इसके कैबिन में है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे सीगा भी हार जाएगा। और ये फ्लैग एक्चुअली में शिप का फ्लैग होता है, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो शिप का कैप्टन भी हार जाएगा।
और यहाँ पे पीको जब जा रही होती है उसके कैबिन में, तब लियो उसको रोकता है, लेकिन वो पीको को रोक नहीं पाता, जिसके बाद पीको कैबिन के अंदर चली जाती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रियल लाइफ की पीको को, जिसका नाम है हिनाको। वैसे तो हिनाको शांत रहने वाली है, लेकिन वो हर बार अपनी माँ से नफरत करती है। अब नफरत की वजह सिर्फ एक ही है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा फिक्र करती है, वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है और उसके कौन कौन दोस्त हैं। और यही कारण है कि हिनाको अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन वो इसके लिए कुछ बोलती नहीं, बल्कि अपनी माँ की सारी बातें मानती है। अब जब से वो गेम में मिली थी टाइचिरो से, तब से वो चाहती थी कि टाइचिरो एक बार आकर के उससे मिले, क्योंकि वो टाइचिरो को पसंद करती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टाइचिरो कहाँ है और कैसे उसे मिलेगा। और इसके अलावा वो अपने स्कूल में भी किसी से ज्यादातर बात नहीं करती, लेकिन जब उसकी कुछ क्लासमेट उसको पूछती हैं कि क्या तुम हमारे साथ बाहर चलोगी, तो वो हाँ कर देती है। और यहाँ पे हिनाको को बहुत मजा भी आ रहा होता है। बीच में उसको उसकी माँ का कॉल भी आता है, लेकिन वो उठाती नहीं। और यहाँ पे हिनाको को रात हो जाती है। तब हिनाको को समझ में आता है कि पूरे दिन केवल घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो घर आती है तो उसकी माँ उसको डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया और तुम कहाँ थी इतनी देर तक, और तुम क्यों नहीं जल्दी घर पे आ गई। हिनाको बोलती है कि मेरी मर्जी में कहीं पे भी जाऊँ, और ऊपर से मैं अब दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और ऊपर से मैं एक बात और आपको बता दूं कि आप मुझे कब तक कैद करके रखेंगी, मेरे को एक दिन तो इस दुनिया के सामने जाना ही होगा। उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद हिनाको अपने रूम में आ जाती है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पीको को। अब यहाँ पे पीको जब कैबिन के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे सिरो ऑलरेडी खड़ा होता है। तभी सिरो हमला कर देता है पीको पे और उसका एक हाथ कट जाता है। तब पीको बोलती है कि तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पे टाइचिरो को बचाने आई हूँ, मैं टाइचिरो को बचाना चाहती हूँ इस गेम में भी और रियल लाइफ में भी। क्या तुम टाइचिरो से कभी रियल लाइफ में मिले हो? तब यहाँ पे सिरो बताता है कि नहीं, मैं बस उससे ऑनलाइन मिला हूँ और वो मेरी एक फैमिली की तरह है। लेकिन यहाँ पे पीको फिर से हमला कर देती है सिरो के ऊपर, और तब सिरो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसको एक बात बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा रियल लाइफ में हिनाको नाम है। और इतना सुनते ही पीको रुक जाती है हमला करना, और वो हैरान हो जाती है ये सुन करके कि इसको मेरा नाम कैसे पता। लेकिन यहाँ पे तुरंत ही सिरो फिर से उस पर हमला करता है और उसके दोनों पाँव काट देता है। और इसके बाद सिरो बताता है कि मुझे तुम्हारा हर एक चीज पता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने कैरेक्टर का नाम पीको क्यों रखा, क्योंकि तुम्हारे फादर इस नाम से तुम्हें बुलाया करते थे। अब यहाँ पे पीको बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब चीज कैसे पता, तुम हो कौन? तब यहाँ पे सिरो बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब चीज इसलिए पता है क्योंकि तुम एक एआई हो, तुम रियल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी एक कोवर्कर है जिसकी यादों से हमने तुम्हें बनाया है, क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन थी, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद उसकी यादों से हमने तुम्हें क्रिएट किया। लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि तुम ब्लैक बर्ड की कोर हो। अब यहाँ पे ये बात सुनते ही पीको हैरान हो जाती है और लगातार अपने आप को लॉग आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही होती है। तब उसको याद आता है कि आज तक उसने कभी भी गेम में अपने आप को लॉग आउट नहीं किया, लेकिन इस गेम में पीको की तरह काफी सारे एआई हैं जिनके पास खुद की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और वो बहुत सारे सपने देखते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी एक इंसान है, लेकिन एक्चुअली में वो सब एक एआई हैं जिनको किसी की मेमोरीज के द्वारा बनाया गया है। और फिर यहाँ पे सिरो बोलता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, नहीं तो ब्लैक बर्ड तुम्हारी पावर को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो रियल जिंदगी में भी तबाही मचा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे सिरो डिस्ट्रॉय कर देता है पीको को और उसको खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइचिरो के डैड की जो सेक्रेटरी हाना है, वो बाकी एआई कैरेक्टर्स को भी डिलीट कर रही होती है। अब यहाँ पे टाइचिरो वेट कर रहा होता है पीको का, उसको लग रहा होता है कि पीको कब उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करेगी ताकि हम सीगा को हरा सके। लेकिन तब तक सीगा आजाद हो जाता है और यहाँ पे टाइचिरो पे हमला कर देता है। इसके बाद टाइचिरो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, और खत्म होने से पहले टाइचिरो सीगा से बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे टाइचिरो को अपना रैंक बढ़ाना होगा और उसको सीगा को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें इतना टाइम चला जाएगा कि तब तक तो सीगा और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यहाँ पे टाइचिरो के खत्म हो जाने के बाद अचानक से शिप के ऊपर ब्लैक फेदर गिरने लगते हैं, और यहाँ पे लियो बोलता है कि हमने ब्लैक बर्ड को समिन कर दिया है। अब हमें एक बात पता चलती है कि सीगा ने एक्चुअली में लियो के साथ इसलिए डील किया था क्योंकि यहाँ पे लियो बोलता है कि हम ब्लैक बर्ड को समिन कर सकते हैं। यहाँ पे सीगा ये चीज देख करके खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब उसे पैसे मिलने वाले हैं। जैसे ही उसके सामने ब्लैक बर्ड आता है, तुरंत वहाँ पे कुछ और क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। इन सभी क्रिएचर्स का काम ये रहता है कि अगर गेम में कोई भी वायरस आ जाए तो उसे खत्म कर देना, लेकिन ब्लैक बर्ड की पावर के आगे वो लोग टिक नहीं पाते। और फिर हमें पता चलता है कि ब्लैक बर्ड एक्चुअली में एक वायरस है जो कि यहाँ पे टाइचिरो के फादर ने ही बनाया था। यहाँ पे सीगा तुरंत ही हमला कर देता है ब्लैक बर्ड पे ताकि उसको अपना बना ले, लेकिन ब्लैक बर्ड की पावर के आगे वो भी टिक नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे जब ब्लैक बर्ड उस पर लगातार हमला करने लगता है, तब यहाँ पे वो डर जाता है और वो सोचता है कि इससे पहले कि मैं खत्म हो जाऊं, मुझे अपने आप को लॉग आउट करना होगा। और फिर वो अपने आप को लॉग आउट कर लेने के बाद अपने गॉगल्स को निकाल करके फेंक देता है। अब यहाँ पे हम टाइचिरो के डैड को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी हाना से बोल रहे होते हैं कि हमें ब्लैक बर्ड को खत्म करना होगा,
नहीं तो वो कितने सारे प्लेयर्स को रियल लाइफ में मार देगी। अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं सीगा को, जो कि डर रहा होता है ब्लैक बर्ड से, लेकिन वो अपने आप को हौसला देता है और बोलता है कि तुम्हें ब्लैक बर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक गेम है, उसको खत्म करो और पैसे जीत जाओ। वो अपने गेमिंग गॉगल्स को उठाता है और फिर से गेम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसके गॉगल्स टूट जाते हैं। तब वो सोचता है एक नए गॉगल्स लेने की, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है और यहाँ पे ब्लैक बर्ड उसके पीछे आ जाती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसने एक सपना देखा या फिर उसके सामने कोई और परछाई आ गई थी। तब वो डिसाइड करता है कि स्टोर जाएगा और गेमिंग गॉगल्स को लेकर के आएगा। जब वो जा रहा होता है गेमिंग गॉगल्स को लेने के लिए, तभी उसके फोन पे उसको एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। वो इस मैसेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चल रहा होता है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे ब्लैक बर्ड आ जाते हैं। लेकिन फिर जब सीगा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को घर में पाता है और वो सोचने लगता है कि अभी भी क्या हुआ था। तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और इस बार उसके फोन पे मैसेज आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 2 और इसके बाद वो उसी आग में झुलस के मर जाता है क्योंकि उस आग को वो बुझा नहीं पाता। फिर इसके जब उसकी आंख खुलती है तो फिर से अपने आप को चेयर पे पाता है और इस बार उसका पड़ोसी उसके सिर पे एक चाकू दे मारता है, लेकिन जब फिर से उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को जिंदा पाता है। और इसी तरीके से फिर उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे वो हर बार नए तरीके से मर रहा होता है और हर बार ब्लैक बर्ड उसके पास आकर के उससे बोलती है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा अगर तुम्हें इस टेस्ट को पार करना है। अब इसके बाद हम गेम के अंदर देखते हैं जहाँ पे लियो साकुमाटा से बोल रहा होता है कि ब्लैक बर्ड अब उसको नहीं छोड़ेगी, यानी कि सीगा अब हमें कभी भी गेम में देखने को नहीं मिलेगा और वो ना ही तो गेम की दुनिया में रहेगा और ना ही अपनी दुनिया में, यानी कि वो ब्लैक बर्ड की ही केवल एक दुनिया में जाकर के फंस जाएगा जहाँ पे वो लगातार बस अपने आप को मरता हुआ देखेगा। अब यहाँ पे हम गेम में देखते हैं टाइचिरो को, जो कि एक टाउन में समीन होता है, लेकिन यहाँ पे टाइचिरो को अब गेम में मजा नहीं आता तो अपने गेमिंग गॉगल्स को निकाल करके घर में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी अचानक से पीछे उसकी माँ आ जाती हैं और वो अपनी माँ से पूछता है कि आप इतने समय से कहाँ पे थी। उसकी माँ बताती है कि मैं एक नेट कैफे में काम करती थी। फिर उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई कहाँ पे है। यहाँ पे टाइचिरो बताता है कि दोनों ही हॉस्पिटल में है। तो उसकी माँ बोलती है कि हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। वो लोग जब हॉस्पिटल में आसुमो के रूम के बाहर खड़े होते हैं तो वो लोग देख करके डर जाते हैं कि आसुमो की आंखों में से ब्लैक लिक्विड निकल रहा है। ये चीज देख करके यहाँ पे टाइचिरो की माँ इतनी ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। टाइचिरो तभी डॉक्टर को वहाँ पे बुलाता है। जब डॉक्टर इलाज करते हैं यहाँ पे आसुमो का तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आसुमो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आप लोग कल इसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो को लगता है कि ये सब झूठ है, आसुमो की तबीयत अभी भी खराब है। तब आसुमो बोलता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और यहाँ पे फिर आसुमो टाइचिरो से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि प्लैनेट गेम बहुत ही घटिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्लैनेट गेम इसलिए खेलता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी एक फैमिली है जो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं चाहूंगा कि तुम भी उस गेम को खेलो। अभी सुनते ही यहाँ पे टाइचिरो रोने लगता है और अपने भाई को सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि जिस कैरेक्टर को तुम पसंद करते हो, जिसका नाम इची है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। और ये बात सुनते ही यहाँ पे आसुमो भी हैरान था और वो सोचने लगता है कि इतने सालों से जिस आदमी के साथ मैं खेल रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पे आसुमो बोलता है कि मेरे पास खुले छुट्टे नहीं है। तब टाइचिरो बोलता है चिंता मत करो, मैं लेकर के आता हूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि टाइचिरो के डैड की सेक्रेटरी हाना आ जाती है और वो यहाँ पे आसुमो को बोलती है कि अब गलती से भी उस गेम को लॉग इन मत करना। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि यहाँ पे आसुमो ब्लैक बर्ड से इन्फेक्टेड हो गया है। इतना बोलने के बाद हाना वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ पे टाइचिरो आता है तो वहाँ पे आसुमो उसको कुछ भी नहीं बताता। वो दोनों जब घर पे आते हैं तो एक साथ खाना खाने लगते हैं और यहाँ पे टाइचिरो इस बार अपने भाई के लिए खाना बनाता है। फिर आसुमो बोलता है कि हम अभी गेम नहीं खेल सकते क्योंकि मेरा गेमिंग गॉगल्स टूट गया है, एक बार मेरा गेमिंग गॉगल्स आने दो तो हम मिल करके गेम खेलेंगे। और इतना बोल करके वो अपने रूम में जाने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइचिरो को जो रो रहा होता है क्योंकि उसको शुरू से ऐसा चाहिए था। वो चाहता था कि उसका पूरे परिवार एक साथ रहे। अब यहाँ पे आसुमो अपने टूटे हुए गेमिंग गॉगल्स की मदद से फिर से गेम के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन गेम इस बार पासवर्ड मांग रहा था। अब उसको तो पासवर्ड पता नहीं तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई से मदद मांगेगा। लेकिन जब वो अपने भाई को आवाज लगा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका भाई वहाँ पे नहीं है और उसका पूरा घर अजीब सा बन चुका है। फिर वो बाहर चला जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक ट्रक उसके पास आ जाता है जो उसे टक्कर मारने वाला है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं टाइचिरो को जो कि आसुमो के रूम में आता है और वो देखते हैं कि आसुमो फिर से फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है और उसने अपने गेमिंग गॉगल्स को पहने हैं। तब यहाँ पे वो लगातार उसको बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम होश में आओ। लेकिन यहाँ पे आसुमो होश में नहीं आता। तभी अचानक से वहाँ पे हाना आ जाती है और बोलती है कि अब तुम इसको नहीं बचा सकते, ये कुछ ही देर में मर जाएगा। तब यहाँ पे टाइचिरो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। यहाँ पे हाना बोलती है कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसुमो की 1-2 उंगली हिलने लगती है, जिसको देख करके टाइचिरो और यहाँ पे हाना भी हैरान थे। फिर हाना बताती है कि तुम्हारा भाई सबसे पहले इन्फेक्टेड हो गया था ब्लैक बर्ड से, जब उस ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था, और उसी समय से आसुमो इन्फेक्टेड हो गया था ब्लैक बर्ड से।
तब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था क्योंकि उस समय ड्रैगन के ऊपर पूरी तरह से ब्लैक बर्ड का कब्जा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ब्लैक बर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है तो यहाँ पे धीरे धीरे वायरस उसके दिमाग पे असर कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आसुमो की आंखों में से फिर से ब्लैक लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब टाइचिरो बोलता है क्या कोई तरीका नहीं इसे बचाने का। हाना बोलती है एक तरीका तो है, लेकिन तुम्हें मेरे लैब चलना होगा जहाँ पे हम इसकी जान शायद बचा पाएं। अब हम यहाँ पे देखते हैं आसुमो को जो कि उस गाड़ी से टकराने से बच जाता है और यही कारण होता है कि वो अब तक रियल जिंदगी में भी जिंदा है। यानी कि जब भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आपके सामने आएगा आपको हर बार अपने आप को बचाना होगा। आप जितनी देर तक अपने आप को बचा पाएंगे उतनी ही देर तक आप रियल जिंदगी में भी जिंदा रहेंगे। अब यहाँ पे हाना उन दोनों को अपने लैब में ले आती है। ये वही लैब है जहाँ पे टाइचिरो के डैड और वो लोग एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे फिर हाना उसे एक मशीन देती है और बोलती है कि इसकी मदद से तुम ब्लैक बर्ड की जगह पे जा पाओगे जहाँ पे ब्लैक बर्ड ने तुम्हारे भाई को कैद करके रखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आसुमो को जिसके सामने एक एम्बुलेंस अचानक से आ जाती है और वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइचिरो आ जाता है और उस एम्बुलेंस को रोक लेता है और फिर अपने भाई से बोलता है क्या तुम ठीक हो। आसुमो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और आसुमो अपने भाई को देख करके बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे ब्लैक बर्ड्स आ जाते हैं जो कि टाइचिरो पे हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो अपनी टेक्निक और पावर की मदद से एक एक ब्लैक बर्ड को हरा देता है। लेकिन फिर हमें एक बात पता चलती है कि एक्चुअली में ये ब्लैक बर्ड रियल नहीं है, यानी कि ये असली ब्लैक बर्ड के केवल क्लोन्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक रियल ब्लैक बर्ड भी आ जाती है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जब टाइचिरो उस पे हमला कर रहा होता है तो टाइचिरो अपना एक हाथ गवा देता है। टाइचिरो लगातार हमला कर रहा होता है फिर ब्लैक बर्ड पे, लेकिन वो कभी भी उसकी पावर को सरपास नहीं कर पाएगा और ये बात यहाँ पे टाइचिरो को पता होती है। तभी वो अचानक से हेलो वर्ल्ड बोलता है जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक बर्ड उसके शोल्डर पे आ जाती है। टाइचिरो बोलता है कि ब्लैक बर्ड अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है, बस फर्क इतना है कि वो थोड़ी देर के लिए सो गई है जिसकी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएगी और तब तक के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो आसुमो को बोलता है कि रियल जिंदगी नहीं है, तुम अभी सो रखे हो और तुम्हें रियल जिंदगी में जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। तभी आसुमो वहाँ से जाने लगता है। तब वो टाइचिरो को बोलता है क्या तुम वापस नहीं चलोगे। तब टाइचिरो बोलता है कि मैं आऊंगा लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे लियो को जो सासुमाडा से बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। ब्लैक बर्ड अचानक से कमजोर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने किसी ऐसे शिकार को चुन लिया है जो उस पर भारी पड़ रहा है और धीरे धीरे वो ब्लैक बर्ड की सारी पावर को अपना बनाना चाहता है। फिर आसुमो की जब आंख खुलती है तो देखता है कि उसका भाई वहीं पे है। वो पूछता है कि पर तुमने तो कहा था तुम वापस नहीं आओगे। तब यहाँ पर टाइचिरो बताता है कि एक्चुअली में हाना ने मेरा एक क्लोन क्रिएट किया था और फिर उस क्लोन की मदद से मेरा एक एआई बनाया गया था और वही एआई जा करके तुम्हारी जान बचाई है। क्योंकि हाना को ऐसा लगा कि अगर मैं उस केज के अंदर जाऊंगा जो ब्लैक बर्ड ने बनाया था तो हो सकता है मैं कभी वापस ना आ पाऊं, इसलिए मेरे यादों के जरिए एक एआई बनाया गया था ताकि वो अंदर जा करके उस ब्लैक बर्ड से लड़े और अगर वहाँ पे फंस भी जाए तो मुझे कुछ ना हो। अब इसके बाद हाना उन दोनों को बताती है कि चलो हमें घर चलना होगा। वो उन दोनों को जब घर लेके जा रही होती है तब आसुमो बोलता है कि तुम हमें कहाँ लेकर के गई थी। हाना बताती है कि उस जगह पे तुम्हारे डैड और मैं काम करते हैं, तुम्हारे डैड ने इस प्लेनेट गेम को बनाया है और ब्लैक बर्ड और उसके केज को भी उन्होंने डिजाइन किया था और बनाया था। और ये बात सुनते ही दोनों हैरान थे। अब यहाँ पे टाइचिरो बोलता है कि अगर वो प्लेनेट गेम बना रहे थे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये वायरस क्यों बनाया। हाना बोलती है कि तुम्हारे फादर गेम में एक बैलेंस बनाना चाहते थे और उसी दौरान ये वायरस उनसे बन गया। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये वायरस आगे चल के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि ये लोगों की जान लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो कोई बात नहीं सुनता, उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि सारी गलती उसके फादर की है। तब यहाँ पे आसुमो बताता है लेकिन टाइचिरो को सीरो बहुत अच्छा लगता है गेम में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सीरो एक बहुत अच्छा फादर बन सकता है और बहुत अच्छी तरीके से सबका ध्यान रखता है। अब यहाँ पे हाना इन लोगों को बताने वाली थी कुछ, लेकिन चुप हो जाती है और वो शायद यही बताने वाली थी कि जिस फादर फिगर की तुम बात कर रहे हो यानी कि सीरो को, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे रियल लाइफ के फादर है। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड को जब ये बात पता चलती है कि आसुमो हॉस्पिटल में है तो लगातार जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ ताकि देख सके कि आसुमो ठीक है या फिर मर गया। लेकिन यहाँ पे गार्ड बताता है कि आसुमो बहुत पहले यहाँ से जा चुका है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि आसुमो पूरी तरह से ठीक है। फिर घर पे पहुंच जाने के बाद आसुमो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने रूम के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं टाइचिरो को जो कि हाना से पूछ रहा होता है कि मेरे डैड अभी क्या कर रहे हैं, वो इस वायरस को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये वायरस रियल लाइफ में भी कई लोगों की जान ले लेगा। हाना बोलती है तुम्हारे फादर बहुत काम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार गेम में कोशिश कर रहे हैं बने रहने की ताकि इस वायरस को खत्म किया जा सके। फिर यहाँ पे हाना टाइचिरो को बोलती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइचिरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और फिर यहाँ पे वो अपनी छोटी बहन की पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि मेरी बहन की जान केवल मेरे फादर की वजह से गई है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। अब टाइचिरो यहाँ पे अपने फादर के बारे में बता रहा होता है, तभी अचानक से उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और अब ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं गिराना ग्रुप की यहाँ पे मीटिंग चल रही है। यहाँ पे फिर लियो आता है और बोलता है कि मुझे अब रियल वर्ल्ड में मजा नहीं आ रहा, मुझे इसी प्लेनेट गेम के अंदर रहना है। और यहाँ पे वो सभी प्लेयर्स को बता रहा होता है कि जिस साथी को तुम मेरे देख रहे हो यानी कि सासुमाडा को, वो रियल नहीं है, वो एक एआई प्लेयर है और ये बात सासुमाडा को पता है कि वो एक एआई है और किसी ने उसको बनाया है।
लेकिन यहाँ पे लियो सासुमाडा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी कि उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। और उसके बाद वो एक एक करके काफी सारे एआई प्लेयर्स का नाम लेता है, जैसे पीको का, और बोलता है कि इन सभी एआई को नहीं पता कि उन्हें किसने बनाया है, लेकिन यहाँ पे सासुमाडा के अंदर फीलिंग्स है और इमोशंस है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती केवल गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी कायम रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं सासुमाडा को रियल वर्ल्ड में ला सकूँ, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसलिए लियो ने शुरू से ब्लैक बर्ड को समिन करके रखा था और लगातार उसे पावरफुल बना रहा था, ताकि ब्लैक बर्ड की मदद से वो सासुमाडा को रियल जिंदगी में ला सके। तभी वहाँ पे ब्लैक बर्ड के काफी सारे क्लोन आ जाते हैं, जो एक एक करके सभी प्लेयर्स को खत्म कर रहे होते हैं, गेम में भी और रियल जिंदगी में भी। लेकिन यहाँ पे लियो उनके लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ब्लैक बर्ड जितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा उतनी जल्दी सासुमाडा रियल जिंदगी में भी आ पाएगा। लेकिन वहीं पे ये सारे प्लेयर्स अब ना तो रियल जिंदगी में आएंगे और ना ही गेम के अंदर, वो सभी बर्ड केज के अंदर फंस जाएंगे और वहीं पे फंसे रह जाएंगे। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड एक्चुअली में आते हैं आसुमो को देखने के लिए। वो हाना से पूछते हैं कि क्या हुआ था आसुमो को। तब हाना उसको सारी बात बताती है और यहाँ पे फिर वो जा रहे होते हैं आसुमो से मिलने के लिए, लेकिन आसुमो सामने से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अभी मेरे साथ लैब चलना होगा ताकि मैं तुम्हारे ब्रेन को चेक कर सकूं। तो होता भी है कि जो वायरस है ये ब्रेन के ऊपर हमला करता है, क्योंकि जब प्लेयर गेम खेल रहे होते हैं तब वो गेम के अंदर होते हैं और तब ये वायरस उनके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। और इसीलिए यहाँ पे उसके डैड लेके जा रहे होते हैं आसुमो को, लेकिन टाइचिरो ऐसा करने से मना कर देता है और वो उनकी वीक उतारते हुए बोलता है कि सब आपकी गलती है। और यहाँ पे फिर वो अपने डैड की हर एक गलती को गिना रहा होता है और फिर उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने डैड को पंच मारने वाला था, लेकिन तब तक आसुमो अपने डैड को एक पंच मार देता है और उनको जमीन पे गिरा देता है और बोलता है कि मेरा हाथ आपके ऊपर गलती से उठ गया। तो यहाँ पे आसुमो ऐसा जानबूझ के करता है ताकि उसका भाई अपने डैड के ऊपर हाथ ना उठाए। अब यहाँ पे टाइचिरो बोलता है कि मैं थक गया हूँ इन सब चीजों से और मैं अपने डैड के साथ नहीं रह सकता, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसका डैड भी उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसको रोक सके। यहाँ पे उसके डैड से भागते हुए नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। लेकिन तभी उसके दोनों पाँव कट जाते हैं और यहाँ पे टाइचिरो देखते हैं कि अजीब से मॉन्स्टर वहाँ पे आ गया है जिसने उसके डैड के दोनों पाँव काट दिए। और ना केवल इतना ही, बल्कि अब रियल वर्ल्ड में भी ब्लैक फेदर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारी अजीबोगरीब घटना घटने लगती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर इंसानों पे हमला कर देते हैं और उनकी जान लेने लगते हैं। अब यहाँ पे आसुमो किसी तरीके से उस गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और पकड़ भी लेता है और उसका हथियार भी उससे छीन लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आसुमो अपने डैड को कंधे के ऊपर कैरी करके घर ले जा रहा होता है। अब यहाँ पे आसुमो के डैड को ये बात पता है कि उनके साथ अभी क्या हुआ और पूरी दुनिया अब कैसे बदलने वाली है, इसलिए वो हाना को एक स्पेशल वर्ड बोलने को बोलते हैं। और जैसे ही हाना उस वर्ड को बोलती है, तुरंत यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइचिरो के डैड के फिर से पाँव वापस आ जाते हैं। और ये चीज देख करके यहाँ पे आसुमो और टाइचिरो दोनों ही हैरान थे। फिर वो लोग जब घर पे आते हैं तो टेलीविजन ओपन करते हैं, जहाँ पे न्यूज में वो दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स उनके शहर पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे हाना बताती है कि एक्चुअली में हम सब लोग उस बर्ड केज के अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये सब रियल जिंदगी में नहीं हो रहा बल्कि बर्ड केज के अंदर हो रहा है। फिर से यहाँ पे टाइचिरो अपने डैड को ब्लेम करने लगता है, लेकिन तभी टाइचिरो देखता है कि टेलीविजन के ऊपर कि उसकी माँ एक जगह पे फंस गई है और कुछ मॉन्स्टर उसको घेर के खड़े हैं। तो डिसाइड करता है अपनी माँ की जान बचाने के लिए। तब यहाँ पे आसुमो भी उसके पीछे चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद टाइचिरो के डैड रोने लगते हैं और यहाँ पे फिर हाना उसे हौसला देकर बोलती है कि आपको इतने ज्यादा कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे भी करके इस बर्ड केज को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया को बचा सकते हैं। अब टाइचिरो और आसुमो जब बाहर आते हैं तो वो लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लगातार उन पे पत्थर फेंक रहा होता है और यहाँ पे एक पत्थर उसकी माँ को भी लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो दोनों अपनी माँ की तो जान बचा लेते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पे टाइचिरो के डैड आते हैं और वो अपनी पावरफुल पंच की मदद से उस मॉन्स्टर को पीछे कर देते हैं। और ये चीज देख करके टाइचिरो भी हैरान था, क्योंकि जिस तरीके की पावर यहाँ पे टाइचिरो के डैड दिखा रहे हैं वही सेम पावर सीरो के पास भी है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर फिर हमला कर देता है टाइचिरो के डैड पे और उन्हें एक बिल्डिंग के पास फेंक देता है। अब यहाँ पे टाइचिरो फिर अपने आप को और अपनी माँ और अपने भाई को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और ये चीज देख करके आसुमो भी हैरान था कि वो लोग इस रियल वर्ल्ड में अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मल्टीपल पंच की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। और फिर यहाँ पे टाइचिरो के डैड बताते हैं सबको कि हमने इस बर्ड केज को हैक कर लिया है, इसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तब वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइचिरो की जो माँ है वो हाना को अपनी बेटी समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पे टाइचिरो के डैड उसकी माँ को जोर जोर से पकड़ के हिला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी अब मर चुकी है। यहाँ पे आसुमो बोलता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और लगातार अपनी पत्नी से बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी अब मर चुकी है। तभी टाइचिरो एक स्वॉर्ड लेकर के आता है और अपने डैड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे उसके डैड को कुछ नहीं होता और बाद में उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और इसके बाद टाइचिरो वहाँ से जाने लगता है। तब उसके डैड उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अभी मत जाओ यहाँ से, हमें एक साथ रहना होगा अगर हमें इस जगह को सर्वाइव करना है। यहाँ पे फिर टाइचिरो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता,
आसुमो भी अपने भाई को समझाता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन टाइचिरो किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि उसने काफी साल अकेले गुजारे हैं और वो अपने डैड से इतना नफरत करता है कि वो अपने डैड के साथ रहना नहीं चाहता। तब आसुमो बोलता है क्या हम जिस तरीके से गेम के अंदर रह रहे थे उसी तरीके से हम गेम के बाहर भी तो रह सकते हैं। और इतना सुन लेने के बाद टाइचिरो को लगातार अपने गेम की दुनिया की याद आने लगती है और तभी उसके अंदर से एक ब्लैक स्पिरिट बाहर निकलती है जो किसी और की नहीं बल्कि सासुमाडा की होती है। तब वहाँ पे लियो भी आ जाता है और यहाँ पे सासुमाडा बताता है कि मैंने एक्चुअली में टाइचिरो की बॉडी को बहुत पहले पोजेस कर लिया था क्योंकि टाइचिरो के अंदर बहुत ज्यादा दुख है और यही कारण है कि मैं उस गेम से बाहर आ पाया। अब यहाँ पे सासुमाडा ने एक्चुअली में ब्लैक बर्ड को पहले ही हैक कर लिया था क्योंकि ब्लैक बर्ड एक वायरस था और उसको पता था कि अगर उसे रियल जिंदगी में आना है तो उसे सबसे पहले इस वायरस को हैक करना पड़ेगा और उसके बाद सबको बर्ड केज के अंदर लाना पड़ेगा। और ये बात लियो भी जानता था, तो इसलिए यहाँ पे लियो ने पूरा साथ निभाया सासुमाडा का। और वैसे तो ये रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लियो के लिए यही रियल वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पे वो सासुमाडा के साथ रह सकता है। तब यहाँ पे हाना बोलती है कि मैं बर्ड केज को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हें वापस जाना पड़ेगा जहाँ से तुम आए थे। तब ये बात सुनते यहाँ पे सासुमाडा हाना की जान ले लेता है। अब यहाँ पे टाइचिरो के डैड लगातार हाना को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हाना हील नहीं हो रही होती है और इतना गुस्सा आ जाता है उसके डैड को कि वो लगातार हमला करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सासुमाडा पे। लेकिन सासुमाडा की पावर के आगे वो टिक नहीं पाते और सासुमाडा की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अचानक से टाइचिरो के डैड की सारी पावर अपने अंदर ले लेता है और यहाँ पे टाइचिरो के डैड को एक हड्डी का कंकाल बना के छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे टाइचिरो के डैड अभी मरे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे किसी और को भी सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो होता है टाइचिरो को, क्योंकि हाना ने उसकी बहुत मदद की थी और वो केवल रो रहा होता है हाना की डेथ के ऊपर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग अलग अलग रहने चले गए थे और यहाँ पे आसुमो जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। फिर वो अपने डैड से मिलकर के बोलता है कि क्या हम कभी इस दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि जरूर हम एक दिन निकलेंगे, मैं जल्द से जल्द हरा दूंगा लियो और सासुमाडा को ताकि हम इस दुनिया से बाहर निकल सके। फिर इसके बाद उसके डैड उसको एक डिवाइस देते हैं और बोलते हैं कि जब सही समय आएगा तब इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद फिर आसुमा अपने डैड को छोड़ करके वापस चला जाता है अपने भाई और माँ के पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियो को जो सबको समझा रहा होता है कि जिस दिन ये सब हादसा होना स्टार्ट हुआ था हमारी दुनिया पे तब इस बच्चे का जन्म हुआ था, यानी कि हमें इस बच्चे को किंग बनाना होगा, आगे चल के एक ऐसा रूलर जो कि इस दुनिया को खत्म करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे टाइचिरो के डैड आ जाते हैं जो कि अपने सीरो वाले कैरेक्टर में होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम एक्चुअली में यहाँ पे किंग किसको बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यहाँ का असली राजा सासुमाडा बन जाए और जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि सासुमाडा होगा। अब यहाँ पे सीरो फिर हमला करने वाला होता है लियो के ऊपर ताकि वो सासुमाडा को बुला सके और ऐसा ही होता है, वहाँ पे सासुमाडा आ भी जाता है। तब वो सासुमाडा से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन यहाँ पे सासुमाडा बोलती है कि पहले मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। और फिर हमें पता चलता है कि सासुमाडा एक्चुअली में एक गर्ल एआई है और ये बात केवल लियो को पता होती है। तब वो पूछने लगती है सीरो से कि तुमने मुझे क्यों बनाया, तुमने मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स क्यों दी, तुमने काफी सारे एआई कैरेक्टर्स को क्यों बनाया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर किसी और की यादें हैं। सीरो उसको बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें एक नॉर्मल एआई के तौर पे बनाया था। सासुमाडा को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो फिर बोलती है सीरो से कि तुम मुझसे पूछो तुम्हें क्या पूछना था। फिर यहाँ पे सीरो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक तो तुमने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया और ऊपर से मेरी फैमिली को एक कर दिया, मेरी पत्नी जो कहीं चली जा चुकी थी और कभी वापस लौट के नहीं आई, लेकिन आज वो लौट के वापस भी आ गई और हमारे साथ रह रही है। अब इसका जवाब सासुमाडा भी नहीं दे पाती और फिर सासुमाडा अचानक से सीरो के पास आ जाती है और यहाँ पे फिर सीरो तैयार होता है उससे लड़ने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। सासुमाडा बोलती है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेरी दुनिया है। लेकिन यहाँ पे सीरो के पास एक एंटीवायरस होता है जिसकी मदद से वो सासुमाडा को हरा सकता है। अब यहाँ पे सासुमाडा की दुनिया में अचानक से काफी सारे फेस दिखना स्टार्ट हो गए थे। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी काफी सारे ब्लैक बर्ड इधर उधर जा रहे हैं और ये चीज देख करके आसुमा और टाइचिरो भी हैरान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीरो को जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया होता है व्हाइट बर्ड के अंदर और इसको भी खुद सीरो ने ही बनाया था। उसको पता था कि आगे चल करके अगर ब्लैक बर्ड कभी बेकाबू हो गया तो इसकी मदद से वो ब्लैक बर्ड को खत्म कर पाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही टाइचिरो के डैड इन दोनों के ऊपर हमला करते हैं वो दोनों एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और अचानक से जो पूरी दुनिया है जो सासुमाडा ने बनाई थी वो अचानक से बिगड़ने लगती है, यानी कि अब खराब हो रही है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि जिस वर्ल्ड को सासुमाडा ने बनाया था उसके ऊपर अब उसका कंट्रोल नहीं होता। अब यहाँ पे हम टाइचिरो को देखते हैं जो उस डिवाइस के अंदर देख रहा होता है जो उसके फादर ने उसे दिया था, यानी कि आसुमा को दिया था। यहाँ पे लिखा आ रहा था कि तुम इस दुनिया को अगर खत्म करना चाहते हो तो यस या नो में जवाब दो। यहाँ पे टाइचिरो समझ जाता है कि उसके डैड ने एक और नया वायरस बनाया है ताकि वो सासुमाडा को रोक सके, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि अगर ये दुनिया डिलीट हो गई तो इसके डैड भी यहीं पे जाके फंस जाएंगे और वो कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। फिर टाइचिरो उस डिवाइस को वहीं पे फेंक करके चला जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। यहाँ पे भागते भागते वो अपने गेमिंग कैरेक्टर में वापस चला आता है और फिर अपने डैड से जाके मिलता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी जगह पे सासुमाडा और सीरो बात कर रहे होते हैं। तब सासुमाडा उससे पूछती है कि तुमने मुझे किसकी याद में बताया था, मुझे सच सच बताना। यहाँ पे सीरो उसको बता देता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की याद में बनाया था।
क्योंकि मेरी बेटी बहुत पहले मर चुकी थी और मुझे बहुत दुख था कि वो मेरे को छोड़ के चली गई। और यही कारण है कि तुम्हारे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, क्योंकि मैंने उसकी याद में तुम्हें बनाया था और उसी की तरह मैंने तुम्हें बनाने की कोशिश भी की और मैंने अपनी बेटी की मेमोरीज भी तुम्हारे अंदर डाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगा कि तुम फेल हो गई हो, यानी कि तुम मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करती और ना ही तुम मुझसे वैसे बात कर रही थी जैसे मेरी बेटी मुझसे करती है। तभी वहाँ पर टाइचिरो आ जाता है और अपने फादर को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि सब मेरी गलती है तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन टाइचिरो बोलता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पे मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पे टाइचिरो पहली बार अपने फादर के लिए रो रहा होता है। ये चीज देख करके उसके फादर सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा शायद मुझसे प्यार करता है, बस वो कभी बोल नहीं पाया। और वो सोचते हैं कि मैं फिर से रियल जिंदगी में जाऊंगा। लेकिन तभी वो सासुमाडा की तरफ देखते हैं और यहाँ पे उन्हें एहसास होता है कि सासुमाडा उन्हीं की बेटी की तरह है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी दुनिया में रुकेंगे। तब यहाँ पे टाइचिरो को समझ में आ जाता है कि उसके डैड ने एक्चुअली में सासुमाडा को बनाया था ताकि वो अपनी बेटी के साथ और भी ज्यादा वक्त गुजार सके, और इसलिए वो टाइचिरो का साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे फिर टाइचिरो की बहन और उसके फादर उसी टाइमलाइन में कहीं खो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अब एक साथ रह सकते हैं और एक साथ काफी सारा वक्त गुजार सकते हैं। और अब जब सब चीज ठीक हो गया था तो यहाँ पे लियो रोने लगता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को गवा दिया। तो यहाँ पे टाइचिरो भी रो रहा होता है क्योंकि उसने अपने फादर और अपनी बहन दोनों को ही गवा दिया। और इसके बाद अब पूरी दुनिया ठीक हो जाती है और प्लेनेट गेम को बंद कर दिया जाता है और पूरी दुनिया तो ठीक हो जाती है। लेकिन हमें इससे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइचिरो का जो एआई होता है वो पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, यानी कि बर्ड केज के अंदर, और उसी दौरान उसे पीको मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड में अब टोटल 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे आसुमो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और वहीं पे टाइचिरो अब अपनी जिंदगी को सुधार लेता है और उसको भी जिंदगी से प्यार होने लगता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इस सीजन का कोई भी नया पार्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका कोई सीजन 2 नहीं है। मैंने पूरा सीजन 1 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर सीजन 2 आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।